हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हम ये मिसलेनियस का पोर्शन आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो हम आज यहाँ पे आ गए फर्स्ट इन वर्ल्ड मिसलेनियस कंप्लीट करने के लिए। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको ये सारा ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगी। और राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला पॉइंट, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप याद रखिएगा ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और राइट, वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? वो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? वो थे ब्रिटेन। और हमारे इंडिया का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? उनका भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और राइट, तो चलिए यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक याद रखते हैं इस पॉइंट को याद रखने के लिए। अमेरिका को देख के हमारे दिमाग में पहले ही अमीर लोगों का कॉन्सेप्ट आता है। हम सोचते हैं अमीर लोगों को कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा, इन अमीरों को भी लिख के देना पड़ा इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। आप ये ऐसे याद रखिएगा, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा ऐसे। और राइट, तो फिर इसके बाद था फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल। ये कहाँ पे हुआ है? स्वीडन में। लोकपाल क्या है? ये एक अथॉरिटी है करप्शन रोकने के लिए। ये लोगों के कहने पे करप्शन रोकते हैं, ठीक है। तो करप्शन में आपको पता ही है बहुत सारा क्राइम, ब्राइब वगैरह आ जाता है। तो इसमें हमें मतलब सामने वाले को कसम खिलवाने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि करप्शन रोको, ब्राइब मत करो, वो ये सब। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? स्वीडन का स्वेर रखेंगे, ठीक है। स्वेर मतलब कसम लेके करप्शन रोकना, ठीक है। तो आप ये पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू बैन कैपिटल पनिशमेंट। वो थी वेनेजुला। यानी कि वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने डेथ पेनल्टी को रोका? वो वेनेजुला था। वेनेजुला, अब हम इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे? वेनेजुला, इसमें जालिम जैसा कॉन्सेप्ट आता है, जुला जालिम, ठीक है। तो जालिम ही डेथ पेनल्टी देते थे। तो अब इसी जालिम कंट्री ने फिर बैन किया इस डेथ पेनल्टी को, वेनेजुला। इसके बाद का पॉइंट है फर्स्ट कंट्री टू गिव वोटिंग राइट टू वुमन। वो थी न्यूजीलैंड। और फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज कार्बन टैक्स, वो भी न्यूजीलैंड है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, एक तो ये पहली कंट्री थी जिसने वुमेन्स को वोटिंग राइट दिया, और ये पहली कंट्री थी कि इन्होंने कार्बन टैक्स भी इम्पोज किया। यानी कि दोनों चीज़ नई की है, तो न्यू हो गया। तो यहाँ पे आप न्यूजीलैंड याद रखिएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स के लिए एक ही आंसर है। अब हम इसको एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे कि इस कंट्री ने वुमेन्स को वोटिंग राइट देने के लिए इनको क्या करना पड़ा? कार्बन टैक्स भरना पड़ा, ठीक है। वो कौन सी कंट्री थी जिसको वुमेन राइट देने के लिए, वुमेन्स को राइट देने के लिए कार्बन टैक्स भरना पड़ा? न्यूजीलैंड। ऐसा हुआ नहीं है, ये मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको ये आराम से या आसानी से याद रहे। और राइट, चलिए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहले वैल्यू एडेड टैक्स स्टार्ट किया? वो ब्राज़ील, जर्मनी और डेनमार्क थी, ठीक है। अब ये VAT, वैल्यू एडेड टैक्स इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। इसको देख के, इकोनॉमी को देख के हमें ये भी मतलब दिमाग में आता है हमेशा GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। GDP का कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। अब हम इस पॉइंट को कैसे याद रखें मैम? GDP, G फॉर जर्मनी, D फॉर डेनमार्क। यहाँ पे आप P के बदले B याद रखिएगा, ब्राज़ील, ठीक है। ये आपको इजी कराने के लिए ये पॉइंट रखा है। और राइट, चलिए आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। फर्स्ट कंट्री टू इशू प्लास्टिक करेंसी। वो कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया थी। अब प्लास्टिक करेंसी पैसों के बारे में बात हो गई, तो लोगों के दिलों में उम्मीद आस तो जगती ही है ना। तो अब हम यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे? प्लास्टिक करेंसी, पहली कंट्री जिसने प्लास्टिक करेंसी थी, वो उन्होंने लोगों के दिलों में आस जगाई, ठीक है, उम्मीद जगाई, तो वो ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है। इसके बाद जो है फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी, वो चाइना थी। अब चाइनीज़ तो आपको पता ही है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। उन्होंने बोला प्लास्टिक कुछ ज़्यादा भारी नहीं हो जाएगा, इसके बदले पेपर का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने पेपर करेंसी बनाई। चाइनीज़ का दिमाग तेज़ चलता है, तो उन्होंने पेपर करेंसी बनाई, ठीक है। तो इसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनिमल राइट्स। वो कौन है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का कंसेप्ट मतलब
जब हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ग्रीनरी ग्रीनरी आ जाती है, सारा कुछ, मतलब ग्रीन ग्रास। जब ग्रीन ग्रास आ गया तो ग्रास कौन खाते हैं? एनिमल्स आते हैं। वो कौन सी पहली कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एनिमल्स राइट्स को दिया? वो थी स्विट्ज़रलैंड। आप ये ऐसे ही याद रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड को दिमाग में रख के कि हाँ जी घास एनिमल्स खाते हैं, तो ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। ये इंडिया ही है, या आप सबको पता होगी, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत यहाँ पे ही पहले पड़ी। ओके, तो फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट सिविल सर्विस कंपटीशन ये है चाइना। यहाँ पे मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊँगी इस पॉइंट के साथ भी। टू प्रिंट बुक्स, वो भी चाइना थी। अब आप यहाँ पे देखिए, पेपर करेंसी यानी कि पेपर चाइना ने दिए, पेपर से मिला के हम क्या बनाते हैं? बुक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? एग्ज़ाम देने के लिए, पढ़ाई के लिए, सिविल सर्विस कंपटीशन। इन तीनों का आंसर चाइना है, यानी कि पेपर करेंसी किसने दी? चाइना ने। पेपर, अब यहाँ पे हम सिर्फ पेपर को लेंगे, उससे क्या बनता है? बुक्स बनती है। बुक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? पढ़ाई के लिए। सिविल सर्विस कंपटीशन हो गया यहाँ पे, ये क्लियर। यहाँ पे तीनों पॉइंट जोड़ के ये सारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद क्या है? फर्स्ट कंट्री टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी, वो कौन थी? प्रूशिया। कंपल्सरी मतलब अहमियत देना, ठीक है, प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी। इसमें क्या है? फर्स्ट कंट्री जिसने पढ़ाई को प्रायोरिटी दी, कंपल्सरी बनाया, वो थी प्रूशिया। वो कहाँ की थी? जर्मनी। कंपल्सरी, प्रूशिया, यहाँ पे प्रूशिया को लेके हमारे दिमाग में प्रायोरिटी आ रहा है, ठीक है, प्रूशिया प्रायोरिटी। तो हम ऐसे ही इसको याद रखेंगे, जिसने एजुकेशन को कंपलसरी बनाया, प्रायोरिटी दी, वो प्रूशिया थी। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कंट्री टू साइन न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद इंडिया, वो कौन है? फ्रांस। कौन सी कंट्री जिसने पहले साइन किया न्यूक्लियर एग्रीमेंट इंडिया के साथ? वो फ्रांस थी। न्यूक्लियर नाम लेके ही हमारे दिमाग में कुछ बड़ा आता है, तो इन्होंने क्या किया? साइन किया फ्रैंकली इंडिया के साथ। हम यहाँ पे ये पॉइंट याद रखेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे कि न्यूक्लियर बड़ा, इसमें फ्रैंकनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सामने वाले को बोल पाएँ जी चलिए जी हमारे साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रैंकली इन्होंने किया ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो इसका फ्रैंकली और फ्रांस रिलेट होता है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद का क्या आता है? फर्स्ट कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू मून इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले कौन सी कंट्री थी जिसने इंसान को चांद पे भेजा? वो कौन थी? अमेरिका। ये आपको पता ही होगी। फिर थी फर्स्ट स्पेसशिप लैंडेड ऑन मार्स इज़ विकिंग फर्स्ट। ये 20 अगस्त 1975 में लैंड वहाँ पे कराई गई थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये छोटी बात है नहीं, तो ये किसी किंग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम इसको किंग को याद रखेंगे कि एक बादशाह चला गया था, मतलब इसने अपनी स्पेसशिप को लैंड कराया मार्स पे, ठीक है। एक बादशाह ने, एक किंग ने, एक किंग का काम था, ठीक है। ये हो गई इसकी ट्रिक। इसके बाद हम आएंगे फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड, वो कौन थी? कोलंबिया। स्पेस शटल पहले किसने लॉन्च किया था? अब ये शटल वर्ड को देख के हमें दुकान का शटल याद आता है, ठीक है। तो दुकान का शटल जो होता है वो कॉलम्स और बीम्स के बीच में बना होता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, मे बी आपको पता हो या नहीं पता हो। तो वो जो जिसमें फंसा हुआ नहीं, लाइक जो भी बना होता है तो कॉलम्स और बीम्स में बना होता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे शटल का कॉन्सेप्ट, स्पेस शटल लॉन्च कोलंबिया, यानी कि कॉलम्स और बीम शॉप की, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। वो कौन सी कंट्री थी जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस में पहली बार? वो थी रशिया, ठीक है। तो इसमें क्या था, मतलब अब ये पहली कंट्री थी, इनको सैटेलाइट लॉन्च करना था स्पेस में। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको मेरी ट्रिक्स कुछ लेम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भी ट्रिक्स बताइएगा, ताकि मुझे भी एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो पाए इसमें। ऑलराइट, तो वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार लॉन्च किया? अब ये इनका पहला था कि सैटेलाइट पहले लॉन्च करना है, तो इन्होंने जल्दी ये काम किया, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे, रश मतलब जल्दी। ऑलराइट, रशिया, इन्होंने जल्दी सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस में, ताकि दूसरा ना आ जाए वो स्पेस में लॉन्च करे सैटेलाइट को। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या है? फर्स्ट कंट्री
टू लॉन्च रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट इनटू स्पेस, वो जापान है। ये कौन सी कंट्री थी जिसने पहले लॉन्च किया रेडियो टेलीस्कोप सैटेलाइट को स्पेस में? वो जापान थी। फर्स्ट सिटी टू बी अटैक्ड विद एटम बॉम्ब हिरोशिमा, वो भी जापान की थी। अब हम इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एटम बॉम्ब से अटैक तो हो गया, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इसको देखने के लिए इन्होंने टेलीस्कोपिक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया, किया नहीं, ये मैं बता रही हूँ, ऐसे ट्रिक याद रहेगी। फर्स्ट सिटी जिसमें मतलब एटम बम को, या वहाँ पे आपको कंट्री भी आ सकता है, सिटी तो हिरोशिमा है, वहाँ पे आपको कंट्री भी आ सकता है, तो फिर वो आपको वहाँ पे जापान लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी पहली कंट्री थी जिसमें एटम बम का अटैक हो गया था। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेलीस्कोपिक सैटेलाइट स्पेस में भेजा था सैटेलाइट के थ्रू। फिर वो देख रहे थे कितना नुकसान कितना नहीं हुआ, ठीक है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये कौन सी थी? ये जापान थी। यहाँ पे आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू विन फुटबॉल वर्ल्ड कप। वो कौन सी कंट्री थी जिसने पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता? वो थी उरुग्वे, 1930 में जीता इन्होंने। अब फुटबॉल को देख के, जब हम फुटबॉल खेलते हैं कैसे खेलते हैं यार, बॉल को उछाल उछाल के उड़ा उड़ा के खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे, फुटबॉल उड़ा उड़ा के इन्होंने जीता, उरुग्वे यानी कि उड़ा के, बॉल को उड़ा उड़ा के इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। ऑलराइट, इसके बाद आता है फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ये आता है ग्रीस। अब यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे? हाँ, फर्स्ट कंट्री जिन्होंने होस्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, वो ग्रीक आते। ओलंपिक गेम्स बहुत सारी गेम्स आती हैं, इनमें गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उनको चलाने के लिए ग्रीस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है। साइकिल घर पे होगी किसी को, उसमें भी बोलते हैं ना कि ग्रीस लगा लो तब जाके चलेगी, ये चेन की ग्रीस ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओलंपिक गेम्स का कंसेप्ट ऐसे लेंगे, बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, उसमें ग्रीस की कमी थी तो ग्रीस लगा ली, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे याद रखेंगे। फिर इसके बाद है फर्स्ट लैम्प क्रिएटेड यूजिंग DNA फ्रॉम एन अडल्ट शीप इज़ डॉली। पहला लैम्प मतलब इसका शीप का बच्चा यूजिंग DNA, सिर्फ DNA से बनाया गया था, इसका नाम क्या था? डॉली। यानी कि अब हम देखेंगे, देखो अब हम किसी इंसान के साथ जब हम खेलते वो वहाँ से बोलते मैं क्या कोई गुड़िया हूँ? अब हम यहाँ पे ऐसे ही याद रखेंगे कि इस बेचारे के साथ खेला गया था DNA के थ्रू, तो इसको बनाया गया था DNA की, इसकी ज़िंदगी के साथ जैसे खिलवाड़ किया गया था गुड़िया की तरह, डॉली इसका नाम रखा गया था, ठीक है। फिर फर्स्ट हार्ट बाईपास ऑपरेशन बाय अ रोबोट कैरिड आउट इन जर्मनी। हार्ट बाईपास ऑपरेशन एक रोबोट ने कहाँ पे किया था? हार्ट की सर्जरी एक रोबोट ने कहाँ पे की थी? जर्मनी। अब हम इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? हार्ट की सर्जरी हो गई, क्यों हो गई? जर्म्स पड़ गए थे हार्ट में। जर्म्स पड़ नहीं सकते, अब मैं बता रही हूँ कि जर्म्स पड़ गए थे हार्ट में, तो तब जाके इस रोबोट ने इसकी सर्जरी की थी, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ऑलराइट, फिर इसके बाद आता है फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन बेबी। फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन बेबी कौन है जो क्लोन के थ्रू बनाया गया था? वो है इव। इव हम किसको बोलते हैं? त्यौहार को बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब जो भी फेस्टिवल वगैरह होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे कि एक त्यौहार मनाया गया था कॉलोनीज़ में, ठीक है। फर्स्ट क्लोन्ड ह्यूमन बेबी एक त्यौहार मनाया गया कॉलोनीज़ में, इव त्यौहार, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था? सनातन धर्म। जो रिलीजन पहला दुनिया का था उसका नाम था सनातन धर्म। ये मैं आपको होमवर्क रखती हूँ, या आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा इसकी कोई ट्रिक बना के। ऑलराइट, फिर इसके बाद आती है फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो थी टैक्सला यूनिवर्सिटी। पहली यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन थी? वो थी टैक्सला यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आप क्या रखेंगे याद? टैक्सला यूनिवर्सिटी पहली बनाने के लिए इनको काफ़ी सारा टैक्स भरना पड़ा, तो ये हो गई टैक्सला यूनिवर्सिटी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल एपिथेट्स एंड उनकी लोकेशंस के बारे में। एपिथेट हम बाय नेम्स को बोलते हैं किसी जगह के। और राइट, चले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ब्लू माउंटेन्स किनको और बोला जाता है? नीलगिरी हिल्स। ओके, इनकी लोकेशन भी है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को कैसे, किस ट्रिक से याद रखेंगे? ब्लू मतलब नीला, यानी कि नीलगिरी, ठीक है। माउंटेन्स हिल्स के साथ आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है सिटी ब्यूटीफुल, किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कैसे याद रखेंगे? चांदी की चीज़ें जो है बहुत प्यारी होती है, तो ब्यूटीफुल के साथ आएगा। ऑलराइट, तो इसके बाद आता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, यानी सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को, इसकी लोकेशन भी यहीं पे है। ऑलराइट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? गोल्डन मतलब सोना, ठीक है। सन, सोना, इसके साथ रिलेट करके हम इसको याद रखेंगे। इसके बाद सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल। अगर हमारे पास कोई गंदी चीज़ होती है और उसको प्यारा बनाने के लिए हम वॉशिंग मशीन में का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बस ये पॉइंट बता रही हूँ याद रखने के लिए। प्यारा बनाने के लिए हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, तो वॉशिंगटन आप यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, इसके बाद सिटी ऑफ पैलेसेस कौन सा है? कोलकाता। सबसे ज़्यादा पैलेसेस कहाँ पाए जाते हैं? कोलकाता में, और कोलकाता को सिटी ऑफ पैलेसेस बोला जाता है। इसके बाद है सिटी, एंड इसका आप प्लीज़ खुद बना दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसकी ट्रिक। और राइट, सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम में है, ठीक है। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम को बोला भी जाता है, यानी रोम में पाए जाते हैं। अब आपको पता ही लोकेशन। ऑलराइट, तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? 7 हिल्स यानी कि 7 हिल्स। 7 हिल्स अगर हम घूमने जाएंगे, घूमना मतलब रोमिंग, इधर से उधर, उधर से इधर, तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। इन 7 हिल्स में हम रोमिंग कर रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, तो 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम आएगा। ऑलराइट, तो इसके बाद है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, ये कौन सी है? ये है न्यूयॉर्क, USA। इसकी भी आप एक ट्रिक कमेंट सेक्शन में बना के दीजिएगा। और राइट, इसके बाद आता है कॉकपिट ऑफ यूरोप, ये कहाँ पे है? बेल्जियम। ये कॉकपिट है क्या? और बैटल्स ऑफ यूरोप कहाँ पे होते थे ज़्यादा? अब बैटल्स यानी कि जंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो मतलब वहाँ पे वो यूज़ क्या करते थे? पहले गन्स यूज़ करते थे, GM आएगा, गन, ठीक है। और बेल्स से हम याद रखेंगे, वहाँ पे वो बेल्स के थ्रू मतलब सामने वाले को मतलब आगाह करते थे कि चले जी, हमारी दुश्मन को वहाँ से आ रही है हमसे लड़ने। बेल्स का इस्तेमाल और गन्स का इस्तेमाल, बेल्जियम आएगा इसको याद रखने के लिए। और राइट, तो इसके बाद आता है डार्क कॉन्टिनेंट, हमें पता ही है कौन सा है, ये है अफ्रीका। फिर आता है इटर्नल सिटी ऑफ होपर्स, ये आता है रोम। इटर्नल सिटी ऑफ होपर्स कौन सा है? रोम। इसका आप बना के दीजिएगा, इसकी ट्रिक आप एक बना के दीजिएगी कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आता है फॉरबिडन सिटी, ठीक है। वो कहाँ पे है? लहासा, यहाँ लहासा को बोला जाता है फॉरबिडन सिटी तिब्बत में। तो फॉरबिडन सिटी वो सिटी है जहाँ पे आना मना है। अगर कहीं पे किसी सिटी में जाना ऐसे ही मना होगा, यार हम हंसेंगे पहले, यार क्यों क्यों ऐसे ही। और राइट है ना, तो यहाँ पे हंसा आप फॉरबिडन सिटी के लिए याद रखेंगे, ठीक है। लहासा, हंसना। तो इसके बाद आता है विंडी सिटी, कौन सी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है? वो है शिकागो। अब ज़्यादा हवा चलती है तो ऑलरेडी मतलब अगर इसमें धूल वगैरह होगी तो छींकें पड़ती है ना। शिकागो आप याद रखेंगे यहाँ पे, विंडी सिटी, छींकें पड़ना हवा की वजह से। तो यहाँ पे है लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा, ये कहाँ पे है? म्यांमार। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे याद रखोगे? घोड़ा यानी कि घोड़ा, हॉर्स जो होता है, हॉर्स जो होता है, तो इसको बेचारे को मार मार के आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पगोडा, म्यांमार, आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि एक घोड़े को मार मार के आगे बढ़ा रहे थे। ओके, इसके बाद है गार्डन सिटी, कौन सी है? वो भी है शिकागो। सबसे ज़्यादा गार्डन्स कहाँ पे, जिसको गार्डन सिटी बोला जाता है, वो भी है शिकागो, ठीक है।
तो इसके बाद है गिफ्ट ऑफ नाइल, ये इजिप्ट है। इजिप्ट के बारे में मे बी आपने पढ़ा हो कि मतलब इजिप्ट बना है नाइल की ही वजह से, तो इसको बोला जाता है गिफ्ट ऑफ नाइल, ठीक है। इसके बाद है ग्रेनाइट सिटी, वो कौन सी है? अबरडीन। तो आप यहाँ पे यहाँ पे अबरडीन, ग्रेनाइट सिटी किसको बोला जाता है? अबरडीन को। ये आप कमेंट सेक्शन में बना के भेज दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं हर्मिट किंगडम, ठीक है। ये कहाँ पे, इसको हर्मिट किंगडम कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का आपको पता ही है कि माहौल बहुत ठंडा है, यानी कि वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत ख़तरनाक है, उनको जीने नहीं देता सीधे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हर्मिट किंगडम को, यानी कि वहाँ के लोग अब हारे हुए हैं। कहाँ के? नॉर्थ कोरिया के। हारे हुए लोग कहाँ के हैं? नॉर्थ कोरिया के। इसके बाद होली लैंड जो है वो फ़लस्तीन को बोला जाता है, होली लैंड फ़लस्तीन, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी होली प्लेसेस है मुस्लिम्स की, तो ये इसको बोला जाता है। फिर आइलैंड कॉन्टिनेंट क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे बोला जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये मैं आपको एक दूसरी जगह पे इसका ट्रिक बना के बताऊंगी। ऑलराइट, फिर आइलैंड ऑफ क्लोव्स आता है। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसको बोला जाता है? ज़ंज़िबार को बोला जाता है। ये क्लोव जो है ये एक स्पाइस है, ठीक है। इसका ये जो है मतलब भी एरोमेटिक है, यानी कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्वीट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। इसका स्वीट टेस्ट थोड़ा सा, और बार चॉकलेट बार्स हम याद रखेंगे क्योंकि चॉकलेट बार्स भी स्वीट होती है। तो यहाँ पे हम इसको चॉकलेट बार्स के साथ रिलेट करके याद रखेंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद आता है आइलैंड ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? बहरीन में, पर्शियन गल्फ में, ठीक है। तो आइलैंड ऑफ पर्ल्स बहरीन को बोला जाता है। पर्ल्स आपको पता है सबसे ज़्यादा ओशंस वगैरह में ही पाई जाती है, ठीक है। अब हम इसको कैसे, ओशन वगैरह कैसे बनते हैं? रेन से। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पर्ल्स बनते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे, रेन के साथ रिलेट करके। रेन पानी ही होता है, इसको ऐसे ही रिलेट करके याद रखेंगे। की ऑफ मेडिटेरेनियन इज़ गिब्राल्टर। अब ये मतलब इस गिब्राल्टर को की ऑफ मेडिटेरेनियन बोला जाता है। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका बना के दीजिएगा, जो भी ट्रिक बनेगी। और राइट, लैंड ऑफ लेक्स कौन सी है? वो स्कॉटलैंड है, ठीक है। लैंड ऑफ लेक्स, इसका भी आप बना के दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क है, मुझे भी पता चलेगी, आपको भी पता चलेगी, सबको जो भी कमेंट्स देखेंगे एंड जो लेक्चर देखेंगे उन सबको पता चल ही जाएगी। ऑलराइट, तो इसके बाद हम देखेंगे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। गोल्डन फ्लीस आपको पता है क्या है? मतलब ये रैम, मतलब शीप जो मेल, उसको रैम बोलते हैं। तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे मतलब हाँ। ये अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? ये मैं आपको यहाँ पे भी इसको भी इसके साथ रिलेट करके आपको बताऊंगी। गोल्डन फ्लीस, अब आप रैम याद रखिएगा, शीप। और राइट, तो हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सोने के रैम जो थे एक आइलैंड पे, गोल्डन फ्लीस सोने के रैम जो थे एक आइलैंड पे पाए जाते थे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऐसे पाए नहीं जाते थे, ठीक है। ये मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। गोल्डन फ्लीस यानी कि रैम, सोने के रैम पाए जाते थे इसमें। कौन से? वो सोने के नहीं थे, अब गोल्डन कलर हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बोलेंगे कि गोल्डन कलर के रैम्स पाए जाते थे एक आइलैंड पे, और वहाँ पे कैंगरू भी होते थे। आगे मैं बताऊँगी। लैंड ऑफ कैंगरू भी ऑस्ट्रेलिया को ही बताया जाता है। इस आइलैंड पे 2 किस्म के जानवर पाए जाते थे, कैंगरू भी और गोल्डन रैम भी, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद क्या आता है? लैंड ऑफ मैपल। ये कहाँ, किसको बोला जाता है? कनाडा को। लैंड ऑफ मैपल कनाडा को बोला जाता है। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? मैपल, एप्पल कैंडी की तरह, ठीक है। एप्पल कैंडी, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम साउथ कोरिया को बोला जाता है। साउथ कोरिया बहुत ही प्यारी जगह है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इसको बोला जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन हम नॉर्वे को बोलते हैं। मिडनाइट सन यानी कि अब आप बीच में मतलब मिडनाइट में सूरज का होना। यहाँ पे क्या होता है?
इसमें मतलब सनराइज सनसेट कहीं पे कोइंसाइड हो जाता है, तो मिडनाइट सन। और हम इसको अब कैसे याद रखेंगे? नॉर्वे, मतलब इसने नो वे, सन को डूबने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी है इसने, तो मिडनाइट में भी सन होता है, हम इसको ऐसे होता नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, नो वे, इसने सन को डूबने के लिए कोई जगह ही नहीं रही, इसलिए मिडनाइट सन होता है, तो नॉर्वे को हम ऐसे ही याद रखेंगे। ओके, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोला जाता है? जापान को बोला जाता है, ये आप ऐसे याद रखिएगा। अब वहाँ पे बेचारों को, जब मैंने आपको पीछे भी बोला एटम बम मतलब वहाँ पे गिरा तो हिरोशिमा में, और फिर उनको मतलब वो टेलीस्कोपिक सैटेलाइट के थ्रू देखते थे, तो फिर मतलब हर शाम के बाद सवेरा आता है, तो राइजिंग सन आप यहाँ पे देखेंगे कि जापान को बोला जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोला जाता है। और राइट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोला जाता है? भूटान को। इसकी भी ट्रिक आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को बोला जाता है। 1000 लेक्स, अब लेक्स को देख के कंसेप्ट ऑटोमेटिकली फिश का आ ही जाता है दिमाग में, तो यहाँ पे वो 1000 लेक्स है तो फिनलैंड बन गए, यानी कि मछलियों की बहुत बड़ी ज़मीन, सॉरी, ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस ट्रिक को। तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड। एलिफेंट्स जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, आपने उनकी थाइस देखी होंगी, उनकी टांगें देखी होंगी, बहुत मोटी होती है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही रखेंगे याद कि एलिफेंट्स की थाइस मोटी होती है, तो वाइट एलिफेंट थाईलैंड। तो लैंड ऑफ पर्ल ऑफ एंटाइल्स किसको बोला जाता है? क्यूबा, ठीक है, क्यूबा को पर्ल ऑफ एंटाइल्स बोलते हैं, या इसको शुगर बाउल भी बोलते हैं। और राइट, पर्ल ऑफ पैसिफिक को बोला जाता है, गुयाकिल पोर्ट ऑफ इक्वेडर को बोला जाता है। इसकी भी आप एक बना के दीजिएगा मुझे ट्रिक। उसके बाद रूफ ऑफ वर्ल्ड, द पाम में सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, ये इसको बोला जाता है, इसकी भी आप ट्रिक बना के दीजिएगा। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? केरला को, ठीक है। अब स्पाइसेस जो होते हैं, अब अगर ऐसे ही खाएंगे तो वो बहुत कड़वे होते हैं, ठीक है। अब हम कड़वा करेला यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, कड़वा करेला, तो कड़वा करेला, वो करेला भी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, ठीक है, तो हो गया यहाँ पे केरला इसके साथ रिलेट, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं? ब्राज़ील को। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड ब्राज़ील को बोला जाता है। और राइट, फिर आता है वाइट मैन्स ग्रेव। वाइट मैन्स ग्रेव जो है यहाँ पे, ये जूनियर कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, तो और इसको मतलब जूनियर कोस्ट ऑफ अफ्रीका वाइट मैन्स ग्रेव बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? वाइट मैन्स ग्रेव, ग्रेव यानी कि कब्रिस्तान, वहाँ पे हमें मतलब अब ऐसे होता नहीं है, लेकिन डर लगता है कब्रिस्तान से, हम मेनली सोचते हैं जब बच्चे होते हैं जिन वगैरह होते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो फिर हम इसको बोलते हैं, इसके बाद क्या आता है, सॉरी, इसके बाद है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोला जाता है? स्विट्ज़रलैंड को। और राइट, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्ज़रलैंड को बोला जाता है, इसकी भी आप मुझे ट्रिक बता दीजिएगा एक। इसके बाद आता है लैंड ऑफ कैंगरू, ये मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे क्या था ये मैं आपको फिर से बताऊंगी कि एक आइलैंड थी ये, मतलब आप याद रखिएगा, आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का, और वहाँ पे गोल्डन फ्लीस यानी कि रैम पाए जाते थे शीप का, तो फिर उसके बाद वहाँ पे कैंगरू भी पाए जाते हैं। ये कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों को हमने मर्ज करके बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्कवरीज़ के बारे में और इसके डिस्कवरर्स के बारे में, ठीक है। तो अमेरिका को पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? बस से गया था अमेरिका को डिस्कवर करने, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस बस से गया था अमेरिका को डिस्कवर करने। यहाँ पे फिर चाइना, ये मैंने आपको परसों भी बोला था, चाइना मार्को पोलो वहाँ पे पोल पे मार्क करने गया था, तो वहाँ पे जब इसने मार्क किया मार्को पोलो ने, तो वहाँ पे उस जगह का नाम फिर चाइना बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इसको किसने किया है डिस्कवर? जेम्स कुक ने। यहाँ पे हवाईयन आइलैंड्स को भी जेम्स कुक ने ही डिस्कवर किया है। यहाँ पे मैं आपको इन दो पॉइंट्स को रिलेट करके बताऊंगी, मतलब एक ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ये कुक मतलब बनाना, यहाँ पे कुकिंग चल रही थी। कुकिंग के लिए पहले तो मतलब ऐसे गैसेस वगैरह होते नहीं थे, आग जलानी पड़ती थी कुकिंग के लिए, तो उसमें हवा देने की बड़ी ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। फिर क्या होता था, फिर जब कुक हो गया तो फिर उनको ट्रेज के थ्रू लिया जाता था, ट्रे लिया, ठीक है, ट्रे लिया। आप ऐसे याद रखिएगा। मे बी डिफ़िकल्ट हो आपके लिए ये ट्रिक याद रखना, अगर आपके पास कोई इजी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कुक किया इसने,
फिर मतलब कुक करने के लिए आग जलाई, उसको हवा देनी पड़ी, फिर उसके बाद क्या किया, फिर ट्रे में उसने लिया और सर्व किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने डिस्कवर किया और हवाईयन आइलैंड्स को भी जेम्स कुक ने ही डिस्कवर किया है। फिर उसके बाद क्या आता है, न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंड लैंड को किसने डिस्कवर किया था? न्यू फाउंड लैंड को कैबोट सेबेस्टियन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ पे नया फाउंड लैंड, इसको कुछ नया मिला था, तो इसको इसके लिए बहुत सारी शाबाशी मिली थी। ठीक है, सेबेस्टियन के रिलेटेड आप याद रखेंगे कि न्यू फाउंड लैंड में इसमें बहुत सारी शाबाशी मिली थी। और राइट, इसके बाद जो है हडसन बे, हेनरी हडसन, ये यहाँ पे नाम में ही इसका आ रहा है डिस्कवरर। फिर टस्मानिया आइलैंड, इसको एबल टस्मान ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके नाम में ही टस्मान आ रहा है, टस्मानिया, यहाँ पे हडसन और यहाँ पे हडसन, तो ये आपको इजी हो जाएगा, ऐसे याद रखना सीधे। ठीक है, अब इसके बाद है केप ऑफ गुड होप। ये किसने दिया था? बार्टलोमेव डियास। ठीक है, बार्टलोमेव डियास ने दिया था। ठीक है, सॉरी, नाम लेने में बीच बीच में प्रॉब्लम होती है, तो आप वो इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, अब यहाँ पे हम इस ट्रिक को कैसे याद रहे, गुड होप यानी कि एक नई उम्मीद। ठीक है, ऐसे मतलब जब कुछ नया होता है तो हम मतलब बहुत खुश होते हैं। मेनली आप देखिए कि दिवालियों पे दिए जलाते हैं गुड होप के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही याद रखिएगा, गुड होप के लिए दिए जलाए गए। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मैंने आपको बोला था परसों, पहला आदमी जो वहाँ पे गया था रॉबर्ट पेरी, वो रॉबरी करने गया था किनकी? पियर्स की। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। साउथ पोल वो जो गया था एमर्सन गया था बाय रोड। ठीक है, तो फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट भी हमने देखा था का एक तो उसमें शेर था, तो और हमने वही दिखाया था कि शेर हिल पे चढ़ गया, तो यहाँ पे जो डिस्कवरर था वो हिलेरी पहला था, तो माउंट एवरेस्ट को देख के आपको हिल खुद ही याद आ जाएगा वहाँ पे। और राइट, तो इसके बाद था हमने वहाँ पे पढ़ा था सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, जिसने पूरी दुनिया का चक्कर सेलिंग के थ्रू लगाया, वो उसको मैगी की ज़रूरत थी खाने के लिए, मैगलिन था उसका नाम, तो हमने इसको रिलेट किया था मैगी के थ्रू, तो उसको ज़रूरत पड़ती वहाँ पे मैगी की। ठीक है, तो सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। अब मतलब जो सी रूट इंडिया का है केप ऑफ गुड होप से, उसको वास्को ड गामा बोला जाता है। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो मतलब केप ऑफ गुड होप के थ्रू निकलना सी रूट के थ्रू, तो बहुत मतलब मज़ा करते करते आते हैं, यानी कि डांस और गाना गाते गाते आते थे। ठीक है, डांस और गाना यहाँ पे आप याद रखेंगे। ये प्लैनेट्स किसने डिस्कवर किए थे, तो इनका केपलर था। आपने मे भी पढ़ा होगा फिज़िक्स में, केपलर्स वो था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस वगैरह, तो वो प्लैनेट्स का सारा कॉन्सेप्ट केपलर ने दिया था। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है ये कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है, इसका डिस्कवरर को था सोलर सिस्टम कॉपरनिकस। यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे सोलर सिस्टम? कॉपर आपने देखा ही होगा, कॉपर की कोई चीज़ें, पीतल की चीज़ें वो येलोविश होती है थोड़ी, और राइट, तो सन भी जो है येलो कलर का है, तो इन दोनों को आप रिलेट करके ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। चलिए, हो गया आज का हमारा टॉपिक, कल हम इंशाल्लाह और पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।